आज मैं क्लास 11 का सेकेंड क्लास ले रहा हूँ। इसमें से है आज मैं पिछले लेक्चर में आप वीडियो जो अपलोड किया था वो यहाँ तक मैं पढ़ा चुका था। अब मैं आगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को स्टार्ट करूँगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स से इसका मतलब ये होता है कि दो जो वेक्टर हैं उसके बीच का एंगल। एंगल मतलब ये नहीं कि वो वेक्टर के बीच का एंगल, वेक्टर का जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसके बीच जो एंगल बनते हैं उस उसको ही एंगल का नाम दिया गया है। इसीलिए है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मीन्स दो वेक्टर के डायरेक्शन जो होते हैं उनके बीच का एंगल जो बनता है उसी को एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ कॉपी में दिखा रहा हूँ, एक वेक्टर है वेक्टर ए और एक वेक्टर है यहाँ पे वेक्टर बी। अब इसको मैं आगे आगे शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे वेक्टर ए है और वो वेक्टर बी है। इसके बीच का ये एंगल जो है ये थीटा, ये कहलाता है एंगल ये डब्ल्यू टी बिटवीन टू दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर सी। इस चीज़ को हम एक फार्मूला से आगे मैं बताऊंगा कैसे ये निकाला जाता है। मैग्नीट्यूड और ये थीटा का वैल्यू कितना होगा वो भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए नोट्स पे। यहाँ एक देयर आर इन्फिनाइट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर का बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है। जैसे कि वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में अपने नोट जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि एक वेक्टर का इन्फिनाइट डायरेक्शन हो सकता है, पर एक समय में यदि 10 बज के 20 मिनट के 2 सेकेंड में इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। फिर आगे से हो सकता है कि 3 सेकेंड में इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, पर इस टाइम के लिए इसका डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा और यही आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन को लेके ही सॉल्व करेंगे। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि देयर आर इन्फिनाइट डायरेक्शन बट फॉर ए वेक्टर क्वांटिटी देयर इज ए यूनिक डायरेक्शन एट ए टाइम। बट फॉर ए वेक्टर क्वांटिटी देयर इज ए यूनिक डायरेक्शन एट ए टाइम एक समय पे। इसका हिंदी ये होता है, जो हिंदी के छात्र हैं उसको भी दिक्कत ना हो। यूनिक मतलब अनोखा, डायरेक्शन मतलब दिशा, देयर इज ये सब का हिंदी आप जानते हैं। एक टाइम पे उसका एक ही डायरेक्शन होगा, पर होता इन्फिनाइट है, पर एक समय में एक डायरेक्शन होगा। वो क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको न्यूमेरिकल बनाने में सॉल्व करेगी। इस चीज़ें को देख के ये नहीं घबराना है कि मैं क्या है, पता नहीं क्या चल रहा है, डायरेक्शन इन्फिनाइट। पर ये सब चीज़ें अभी धैर्य रखिए और धीरे धीरे यही चीज़ आपको सारा न्यूमेरिकल बनाने में सॉल्व करेगी। अब आगे है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मीन्स एंगल बिटवीन दियर डायरेक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मीन्स एंगल बिटवीन दियर डायरेक्शन होता है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए मेरे नोट्स को है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अलोंग टुवार्ड्स ड्यू। ये तीन जो शब्द हैं अलोंग टुवार्ड्स ड्यू, ये आपको क्या कहते हैं कि जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सीवी का या एनसीईआरटी का या आईटी मेंस एडवांस का जो भी क्वेश्चन बैंक होता है उसमें से ये शब्द आपको बार बार दिखेगा क्वेश्चन में। इसका हिंदी होता है की ओर। अलोंग मतलब की ओर, टुवर्ड्स मतलब की ओर, उसकी ओर। ड्यू भी होता है की ओर। चलिए अब आगे चलते हैं। स्टार में है इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। यदि हम उसे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किए, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, डिस्प्लेस मतलब शिफ्ट किया गया, यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या किया है उसी को डिस्प्लेस कहते हैं। जैसे कि वेक्टर ए यहाँ पे है, अब हम इसको डिस्प्लेस करके यहाँ से इसका यहाँ पे ये होता है कि डिस्प्लेस करना, यहाँ से शिफ्ट करना, आगे बढ़ाना या पीछे बढ़ाना या नीचे बढ़ाना। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को इस तरह लिखते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ये मॉड हुआ वेक्टर ए, ये तीर होता है, वेक्टर के ऊपर तीर दिया जाता है जिसको एरो बोलते हैं। ये जैसे 10 मीटर हो गया, कुछ भी विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि यदि डिस्प्लेस करना है, यदि ये डायरेक्शन है तो ये आगे चल के डायरेक्शन भी यही होगा।
ये नहीं हो सकता है कि यहाँ से हटा के इधर को अपने मन से कर दिए तो ये गलत हुआ, ये सही हुआ। इसको आप कहीं भी लाइए, यहाँ पे लाइए, इसको नीचे लाइए, ऊपर लेके जाइए, कहीं भी। पर ये जो डायरेक्शन है, ये जो सपोज ये ईस्ट है तो वो ईस्ट ही रहना चाहिए, वेस्ट या नॉर्थ या कोई और डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। अभी अब देखिए, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम रहना चाहिए, नहीं तो वो वेक्टर ही चेंज हो जाएगा, इसलिए ऐसा कहा गया है। द वेक्टर रिमेन्स सेम, वेक्टर जो है द वेक्टर रिमेन्स सेम, ऑल्सो अ वेक्टर रिमेन्स सेम इफ इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल, रोटेटेड बाय एन एंगल टू एन पाई रेडियन वेयर एन इज एनी इंटीजर। जहाँ पे है जो n है वो कोई इंटीजर है। टू एन पाई इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है, ये डायरेक्शन हुआ, इसका समथिंग कोई मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन टू एन पाई, अब सपोज n जो है 1 2 3 इवन 0 हो सकता है इन्फिनिटी तक, n इक्वल टू 1 2 पाई, n इक्वल टू 4 पाई। 2 पाई आप जानते हैं ये यहाँ से यहाँ पाई होता है और ये हो जाएगा 2 पाई। तो यदि ये डायरेक्शन है, अब इसको रोटेट कीजिए, रोटेट मतलब घुमाना, हिंदी होता है घुमाना, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई। इसका क्या है, मल्टीपल है, 2 पाई में इतना हुआ, फिर से एक बार और करेंगे तो यहीं पर आ जाएगा 6 पाई, घूम के यहीं पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा 2 पाई। फिर से एक बार किए तो 4 हुआ, ये 6 हुआ, कितना कीजिए तो 2 एन पाई। यही इसलिए कहा गया है कि यदि कोई वेक्टर को 2 एन पाई से इसको घुमाया जाए तो वो वेक्टर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। आगे है नोट्स में है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का नाम आपको क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए, और ये जो लिखा हुआ है ये चीज़ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री है इक्वल पाई रेडियन है। अब आगे है कि ये सब चीज़ आपको बस सिर्फ याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। वेक्टर ए है, वेक्टर बी का ये डायरेक्शन है, एंगल बिटवीन वेक्टर एन वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर एन एंड वेक्टर बी। पर उससे पहले एक चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो है कि ये जो है ये वेक्टर ए होता है, इसको 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 कहा जाता है, ये डायरेक्शन है जिसको कहा जाता है टेल, और इसको कहा जाता है हेड। मतलब ये जो है ये हेड हुआ आगे की ओर, और ये टेल होता है किसी भी वेक्टर का, टेल और ये हेड होता है। अब आगे चलिए, टू गेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दे आर पुट टुगेदर विथ देयर टेल्स ज्वाइंट। इसका हिंदी ये हुआ कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल, क्योंकि हम बताए कि हम लोग एंगल निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे हम दिखाए थे आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अब ये निकालने के लिए हम उस पर कॉन्सेप्ट बना रहे हैं धीरे धीरे। ये जो है ये कॉन्सेप्ट बनेगा और फिर बाद में एक फॉर्मूला आ जाएगा, उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कहता है कि दो वेक्टर के बीच यदि एंगल निकालना है तो दे आर पुट, उसको रखा जाता है टुगेदर विथ टेल्स। अभी हमने आपको बताया कि ये टेल्स होता है, ये हेड होता है। टेल्स को दोनों वेक्टर का, इसको इसके टेल्स को इसके टेल्स में जब ये दोनों टच करेगा तब उन दोनों के बीच में एंगल बनेगा जो एंड देन द स्मॉलर एंगल विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आप जानते हैं कि दो एंगल बनता है, एक स्मॉलर बनता है एक बिगर बनता है, तो जो स्मॉलर होगा वही होगा। जैसे कि देखिए, सपोज ये है वेक्टर ए और फिर ये है वेक्टर बी। वेक्टर बी को हम यहाँ पे किए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और इसको जो है इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए हुए उठा के यहाँ पे रख दिए। ये वेक्टर ए हुआ, ये दोनों का टेल हुआ, ये टेल वेक्टर बी का, ये हेड, ये टेल वेक्टर ए का, ये हेड। मैंने क्या बोला कि एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर के टेल को सटाया जाता है, टेल को टच कर दिए हैं। अब इसके बीच का जो थीटा हुआ, एक ये थीटा हुआ माने थीटा 1, एक ये एंगल हुआ, तो ये थीटा 1 है तो ये श्योर है कि
60 माइनस थीटा 1 होगा, क्योंकि ओवरऑल ऑल एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का बनता है, तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा 1 होगा। ये क्या हुआ, ये बिगर हुआ, ये क्या हुआ, स्मॉलर हुआ, तो ये स्मॉलर हुआ, और यहाँ से यहाँ जो है ये हुआ बिगर, वो देखने से भी पता चलता है। तो ये इसको नहीं लेना है, ये एंगल होगा। वही चीज़ वहाँ पे नीचे अभी जो नोट्स में था, यही चीज़ था जो मैंने अभी आपको समझाया। ये टू गेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दे आर पुट टुगेदर विद देयर टेल्स ज्वाइंट, देन द स्मॉलर एंगल विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नोट मैक्स एंगल, ये एंगल का सिंबल होता है, इस एंगल का कहा जाता है। मैक्स एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स कैन बी 180 डिग्री। ये नोट ये आपको याद रखना है, ये नोट मतलब हुआ, ये आपको दिमाग में रखना है। क्या है कि दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल क्या है, 180। देखिए ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ये दोनों टेल को टच किए हैं, ये वेक्टर ए है, ये माने पहले ए था, अब इसको घुमा के यहाँ पे किए, ये थीटा 1 हुआ, ये इंक्रीज होगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, फिर 90 से बढ़ेंगे, ये 90 आपने ये पढ़ा होगा ये मैथ में, ये यहाँ से 0, ये 90, ये 180, ये 270 होता है। तो ये जब यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था, ये ए है, वो चीज़ को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अब इसको इंक्रीज़ करो, ये 90 आया मैक्सिमम एंगल, फिर इंक्रीज़ करो, यहाँ पे कुछ समथिंग 90 प्लस होगा, यहाँ से क्या जगह ये 180। अब जब 180 तुम बोलोगे सर इधर करेंगे तो 180 से ज़्यादा होगा, पर हम तो ये ले सकते हैं ना, ये छोटा हो गया, हम क्या बोले छोटा, तो ये स्मॉलर हो गया, तो ये 180 से कम हो गया। इसीलिए कहा गया है कि अधिकतम एंगल जो है वो सब 180 ही होगा, क्योंकि जैसे ही 180 से यहाँ पे लाएंगे हम, फिर से हम ये है यहाँ पे 180 है, यहाँ पे जैसे वेक्टर ए आ गया घुमाते घुमाते, तो ये मेरा छोटा वाला एंगल हो गया, हम ये एंगल को ले लेंगे, एंगल बी ए और बी के बीच का, तो इसीलिए 180 से बड़ा नहीं हो सकता है। अब है आगे है, देखिए नोट्स में पैरेलल वेक्टर्स, इसका मतलब ये होता है, इसका हिंदी होता है पैरेलल, मतलब जो ट्रेन की पटरी जो होता है वो समांतर होती है, इसका है तो समांतर रेखाएं। वेक्टर्स में तो आप जानते हैं वेक्टर और स्केलर सुने हैं बहुत बार। टू वेक्टर्स, हमेशा ही अभी यहाँ से बात होगी दो वेक्टर्स की। टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम हो। ऑल्सो टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब वो ये जो हिंदी के स्टूडेंट है, दो वेक्टर टू रिप्रेजेंटिव मतलब दर्शाता है, डिफरेंट मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का नाम आप सुन चुके हैं। क्वांटिटीज मतलब चीज़ें, फिजिकल मतलब जिसको हम टच करते हैं, जैसे ये पिन हुआ, ये फिजिकली जो टच कर सकते हैं। मे बी पैरेलल वेक्टर्स हो सकता है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, ऑल्सो टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मे बी पैरेलल। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक ट्रॉली है, मतलब एक समझ लीजिए कार, यहाँ पे एक फोर्स वेक्टर है, कोई भी लग रहा है, और यहाँ पे यदि किसी चीज़ को हम ये है एक ऑब्जेक्ट है, मानिए इसको हम एक फोर्स वेक्टर दिए, इसको पुश कर रहे हैं, ये आगे बढ़ेगा, तो इसमें वेलोसिटी वेक्टर हुआ जो इसको चाल करते हैं, आगे बढ़ रहा है। तो हियर एफ वेक्टर, एफ लिखने का तरीका ऊपर तीर होगा, ये वेलोसिटी हुआ ऊपर तीर होगा। ये सब चीज़ अभी आगे आगे आपको घबराना नहीं है, ये सब नाम सुन के बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाएं। ये सिंबल होता है, इसको पैरेलल वेक्टर का सिंबल होता है कि एफ पैरेलल टू वी वेक्टर। अब क्या है कि देखिए दोनों का डायरेक्शन, देखिए क्या बोला कि हैविंग सेम डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन इधर है, ये देखिए एरो तीर इधर है, इसका भी तीर इधर है, तो सेम डायरेक्शन है, तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए एफ एफ इज फोर्स वेयर वी इज वेलोसिटी, पर ये जो एक फोर्स है ये अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, ये भी अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। अभी मैंने यहाँ क्या बोला था कि टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मे बी पैरेलल, वो अलग अलग है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर एक ही होना चाहिए, एक ही फिजिकल क्वांटिटीज होना चाहिए, ये अलग हो सकता है, पर मुझे सिर्फ उसका डायरेक्शन पे ध्यान देना है कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन यदि कॉपी में मैं बनाऊँ तो यदि एक का इधर है तो दूसरे का भी इधर होना चाहिए। सॉरी ये ठीक से बना नहीं, ये
ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए कभी भी। ट्रेन का जो पटरी होता है आप देखें, ये बीच में हमेशा यहाँ 10 मीटर है तो यहाँ भी 10 मीटर होगा, यहाँ भी 10 मीटर होगा। ये वेक्टर ए हुआ, कोई भी वेक्टर बी हुआ, तो ये क्या हुआ, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ये पैरेलल का सिंबल है, सॉरी ये नहीं होगा, ये मैं आपको दिखाया। अब आगे चलिए, ऑल्सो इफ देयर, सॉरी हियर मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिखते हैं, कोई भी वेक्टर का 50 न्यूटन है और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है। जानते हैं वेलोसिटी क्लास 10 में पढ़े होंगे, मीटर पर सेकेंड में होता है, फोर्स बल होता है, ये चाल होता है, ये न्यूटन होता है एन से। तो देन मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल नहीं है, ये इक्वल का साइन ऐसे लिख के इसको काट देते हैं यदि, क्योंकि वो 15 है वो 5 है। ये वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड है, इसको काट, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, इसको क्रॉस करने से वो पता चलता है कि वो दोनों इक्वल नहीं है। अब आगे स्टार्ट देखिए, है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक जो हिंदी में है, ऑफ ए जानते हैं, इज रिप्रेजेंटेड एज, मतलब दर्शाया गया है जैसे एन न्यू, एन कोई चीज़ है, एक नंबर है, न्यू एक नंबर। अब बताएंगे एन क्या है, यू क्या है, वेयर, देखिए आगे लिखा हुआ जहाँ पे एन इज द न्यूमेरिक वैल्यू, एन इज द न्यूमेरिक मतलब नंबर वाला वैल्यू, मतलब वैल्यू आप हिंदी में मूल्य जिसको कहते हैं, एंड और यू इज द यूनिट, और यू जो है वो यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक जो होता है, आप जानते हैं, एक देखिए यहाँ पे एक नंबर होगा जिसको कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, ये होगा न्यूमेरिक वैल्यू, ये न्यूमेरिक वैल्यू 15 15, और यू एन हो गया, ये यू हो गया यूनिट, उसके साथ एक यूनिट रहता है, इसी को कहते हैं एन यू, समझ के। ऑल्सो इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन 2 यूनिट, और इफ फिजिकल क्वांटिटी को यदि नापा जाता है 2 यूनिट में, U1 एंड U2, द मेजरमेंट हैज न्यूमेरिक वैल्यू, सपोज है U1 के लिए N1 होगा, U2 के लिए N2 होगा, रिप्रेजेंटिंग दर्शाता है देन N1 इक्वल N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये आपको बॉक्स बना के याद रखना है कि को भी दो फिजिकल क्वांटिटी को यदि नापा जाता है तो एक उसका N1 होगा, U1 होगा, N2 होगा, U2 होगा। जैसे ये 15 है तो इसका होगा N1, इसका जो 5 है तो ये मीटर पर सेकेंड, ये इक्वल नहीं होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हो गया इसका क्या कहते हैं, ये यूनिट, ऐसा ही यूनिट पढ़े होंगे क्लास 10 में, ये यूनिट होता है, ये हो गया, इसी को कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, इसको कहते हैं यूनिट। यहाँ पे ये हो गया न्यूमेरिक वैल्यू, और न्यूटन हो गया यूनिट। तो NU1 क्या है ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अभी आपने पढ़ा है पैरेलल वेक्टर्स, अब उसका अपोजिट है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या है कि देखिए डिफिनेशन, हो सकता है कि बोर्ड में लिखने आ जाए, पर ये इंग्लिश में मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद हिंदी में बोल दूंगा। जिनको जिनको इंग्लिश प्रॉब्लम होता है वो हिंदी में लिख लें। टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस, दो वेक्टर जिसका दिशा उल्टा हो उसे एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। ऑल्सो टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, दो वेक्टर जो दर्शाता है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में भी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वो भी हो सकता है जो कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का हो, मतलब एक फोर्स हो तो एक वेलोसिटी हो, ये ज़रूरी नहीं कि दोनों वेलोसिटी वेक्टर ही हो। एग्जांपल देखिए, एक सेम है वही ट्रॉली जो एग्जांपल ये यहाँ पे था, एक ट्रॉली है, ये समझने के लिए सेम एग्जांपल को रखा जाता है, मैंने नोट्स में रखा है। ये ट्रॉली एक फोर्स लगाए, पर हम जब इधर बल लगाए तो ये जो है, ये जो कार है वो इधर नहीं जाके वो इधर जा रही है, इसलिए से वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। हियर फोर्स एफ वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी वी वेक्टर। यहाँ पे हियर मतलब यहाँ पे फोर्स जो है वो एंटी पैरेलल है किसका, वेलोसिटी वेक्टर का है। देखिए एंटी पैरेलल मैं यहाँ पे समझाता हूँ, यदि ये है फोर्स वेक्टर और इधर है वेलोसिटी वेक्टर, है ना, ये यदि ये इधर फोर्स था और इधर ही वेलोसिटी था, तो ये क्या था, इसको था पैरेलल वेक्टर पर अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट जस्ट अपोजिट होगा। ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, ये इसके ओवरलैप हो जाएगा ऐसे ऐसे। पर वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे है तो ये इधर हो जाएगा। देखिए एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका एंटी
पैरेलल सॉरी वेक्टर्स। हाँ, तो सपोज आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। अभी पर हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचने के लिए ये सब काम करना ज़रूरी है। अब है आगे इक्वल वेक्टर्स। ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको सिर्फ जानना है। ये हो सकता है आपको बोर्ड में काम आ जाए, कहीं लिखा हुआ रहे, न्यूमेरिक जब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल तो वहाँ पे यूज हो जाए। तो ये सब सिर्फ डिफिनेशन है जो आपको सिर्फ दिमाग में रखना है। क्या है इक्वल वेक्टर्स? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अब हिंदी देखिए, इक्वल मतलब बराबर वेक्टर्स। दो वेक्टर को हम लोग बराबर तब कहते हैं जब उसका मात्रक भी सेम हो और दिशा भी सेम हो। जो हिंदी वाले हैं वो फिर से सुने, दो दो वेक्टर को हम बराबर वेक्टर तब कहेंगे या इक्वल वेक्टर तब कहेंगे जब उसका मात्रक भी सेम हो। यदि मात्रक मतलब यदि वो 15 है तो वो भी 15 हो दूसरा, और दिशा भी सेम हो। यदि 15 न्यूटन है फोर्स, वो दूसरा भी 15 न्यूटन होना चाहिए, और दिशा दोनों की सेम होना चाहिए। मतलब ये दोनों, यदि एक की दिशा इधर है तो दूसरी की दिशा भी इधर ही तीर बनना चाहिए। ऑल्सो टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग मतलब दर्शा रहे दो वेक्टर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कांट बी इक्वल वेक्टर्स। अब यहाँ पे है कि इक्वल होने के लिए दोनों वेक्टर, यदि एक फोर्स है, यदि एक बल है तो दूसरा भी बल होना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए, एक फोर्स था तो एक वेलोसिटी था, ये इक्वल नहीं होगा। यहाँ एक फोर्स वेक्टर था, एक वेलोसिटी वेक्टर था। ये एंटी पैरेलल वेक्टर जरूर है पर ये इक्वल नहीं होगा। ये पैरेलल वेक्टर जरूर है पर ये इक्वल वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो इक्वल वेक्टर के लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ भी सेम होना चाहिए। मैं कंडीशन बता रहा हूँ। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए जो हिंदी में मात्रा करते हैं, और डायरेक्शन जो हिंदी में दिशा करते हैं वो भी सेम होना चाहिए। ये तीन कंडीशन रहने के बाद ही इक्वल वेक्टर कहलाएगा। अब एग्जांपल देखिए, ये है एक बक्सा है, ट्रॉली है, ये चक्का है, ये फोर्स है, ये V1 है, ये V2 है, ये F है 5 न्यूटन, V1 है 5 मीटर पर सेकेंड, V2 है 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा इक्वल है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा एंटी पैरेलल है। देखिए ये क्या हो गया, ये पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल वेक्टर है, ये दोनों आपस में पैरेलल वेक्टर है। यहाँ पे एंटी पैरेलल कोई भी नहीं है। पर इक्वल के लिए ये दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हुआ। ये एफ और V2 भी इक्वल नहीं है। तो इक्वल कौन सा होगा? V1, इसका देखिए 5 मीटर पर सेकेंड, V2 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये देखिए ये इक्वल है ना। तो V1 और V2 जो है वो पैरेलल वेक्टर भी है और इक्वल वेक्टर भी है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकता है और होगा ही। सभी इक्वल वेक्टर, यदि एक कोई MCQ में क्वेश्चन आएगा कि क्या सभी इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकता है, तो यस। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या सभी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो सकता है? हो सकता है रहेगा, होता है तो गलत। हो सकता है ये कुछ ज़रूरी नहीं है, तो होगा ही। पर ये इक्वल जो है वो पैरेलल होगा, ये कंफर्म है। मैं आपको यहाँ पे कॉपी में भी समझा देता हूँ। इक्वल वेक्टर का कंडीशन, इसका जो है सॉरी वेक्टर की कंडीशंस फर्स्ट देखिए, इसे क्या होना चाहिए, वो सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड है सेम मैग्नीट्यूड। थर्ड है सेम डायरेक्शन। ये सब बात आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है। ये सब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये एग्जांपल आपको सॉल्व करवा दिया हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए टू पैरेलल वेक्टर, जो मैं अभी बोला वही चीज़ लिखा हुआ है। टू पैरेलल वेक्टर्स मे नॉट बी इक्वल वेक्टर। वो इक्वल वेक्टर जो है नहीं हो सकता। ऐसा हिंदी हुआ कि दो पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता है। बट टू इक्वल वेक्टर्स मस्ट बी पैरेलल, यहाँ मस्ट यूज किया गया है। मस्ट आप लोग टेंस पढ़े होंगे, में मतलब कंडीशन है, हो सकता है।
या नहीं भी हो सकता है, पर ये श्योर है कि ये होगा ही। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर्स क्या होता है? निगेटिव वेक्टर्स आप सुने, निगेटिव मतलब क्या होता है? माइनस साइन। तो थोड़ा सा ये शब्द सुन के आपके दिमाग में आ गया होगा कि निगेटिव वेक्टर क्या होगा। तो ये डिफिनेशन है, ये सब परिभाषा आपको क्लास 12th के बोर्ड में लिखने में हेल्प करेगा। ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो लिखा हूँ उसको आपको रटना है, बस ये समझना है और आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इसको आप समझ गए तो आप लैंग्वेज में बना के आपको बोर्ड भी निकल जाएगा और आईटी मेंस और एडवांस दोनों भी निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। मे नोट में मे नोट यदि आप पढ़ लेते हैं तो ये पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आगे, टू वेक्टर्स आर, और जो हिंदी वाले हैं वो घबराए नहीं, धीरे धीरे। को देखिए, कोई बड़ा शब्द ऐसा नहीं है कि आपको डिक्शनरी उल्टा के देखना पड़ेगा। ये TW, टू वेक्टर्स, AR ये सब आप हर कोई आज करता है, इतना तो आप लोग मोबाइल चला के भी करते होंगे, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। टू वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। कहता है कि ईच अदर में एक दूसरे का, दो वेक्टर जो है वो नेगेटिव होगा अपने एक दूसरे के साथ, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। सब मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए, ये कंडीशन है। और दूसरा है कि अपोजिट डायरेक्शन भी समान, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, ये कंडीशन है निगेटिव होने के लिए। ऑल्सो मतलब ऑल्सो भी, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिव दर्शाता है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी निगेटिव वेक्टर्स हो सकता है ऑफ ईच अदर। मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, पर जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो अलग अलग हो सकता है। एक फोर्स होगा तो एक वेलोसिटी होगा। इक्वल वेक्टर जैसा कंडीशन यहाँ पे नहीं है। देखिए एग्जांपल है से ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एज फॉलोज। देख, वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन इधर है, वेक्टर बी है, इसका डायरेक्शन इधर है। वेयर मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम है ये मैग्नीट्यूड है। वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल वेक्टर बी, ठीक है, ये एंटी पैरेलल है, ये इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, दोनों अलग अलग हैं। और वेक्टर ई इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ये जो है इसका नेगेटिव है और डायरेक्शन अपोजिट है। वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि निगेटिव वेक्टर क्या होता है, ये सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। पर एंटी पैरेलल में क्या था, यहाँ देखिए एंटी पैरेलल में क्या था, हैविंग ओनली अपोजिट डायरेक्शन। वहाँ यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, इसका इधर है फोर्स का तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो वो एंटी हो गया। पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है कि वो मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए तभी। जैसे कि दोनों का कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ, ये है निगेटिव वेक्टर्स, दोनों कंफ्यूजन दूर करता हूँ, ये है एंटी, ऊपर लिखता हूँ एंटी पी वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर के लिए है कि यदि मैं ये ए है, ये पहले दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और ये वेक्टर ए है और ये बी वेक्टर है। इसको नीचे कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ये अभी पहले पढ़ाए कि इसको शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए हुए। देखिए इसका सिर्फ नीचे कर दिए, आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। ये देखिए, या तो हम आपको समझने के लिए इधर ही लिख देते हैं बी वेक्टर। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, ये टेल है, ये हेड है, ये हेड है, ये टेल है, ये पीछे वाला, ये जहाँ पे तीर रहा है उसे हेड करते हैं। देखिए तीर से भी मैग्नीट्यूड पता चलता है, दोनों का तीर की लंबाई सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यहाँ पे दे दिया है ए बराबर मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो ये हम समझ जाएंगे क्या है। देखिए ये क्या है, ये भी एंटी पैरेलल है, ये भी एंटी पैरेलल है, पर ये है निगेटिव है और ये निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जितना भी निगेटिव वेक्टर है वो सब एंटी पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। वही इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर का जो अभी हम कंडीशन बताए थे वहीं पे है कि ऑल, देखिए जो चीज़ मैंने यहाँ दिखाया था कि टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स मे नॉट बी निगेटिव वेक्टर्स मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, बट टू निगेटिव वेक्टर्स मस्ट बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मस्ट बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जो निगेटिव होगा वो श्योर है कि एंटी पैरेलल होगा ही,
पर जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स है वो जरूरी नहीं है कि निगेटिव वेक्टर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी देखा जाता है। अब आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, वेक्टर ए है, इसका हम आपको सिखा रहे हैं कि इसका निगेटिव कैसे बनाया जाता है। ये वेक्टर ए है, इसका निगेटिव वेक्टर ये बना रहे हैं। देखिए ये पी है और ये पी का डायरेक्शन है, तो ये माइनस पी का डायरेक्शन है। हेड की दिशा को वेक्टर डायरेक्शन कहते हैं। हम आपको बोले कि जो भी है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये जो हेड होगा यही वेक्टर का इसका मतलब यदि कोई पूछेगा कि इस वेक्टर ए का दिशा कौन सा होगा, तो ये दिशा बताइएगा इधर, इस ओर नहीं, हेड की दिशा को वेक्टर की दिशा कहते हैं। अब मैं आपको निगेटिव बनाने का तरीका सिखाता हूँ। द वेक्टर ए है, वो पूछा भाई माइनस वेक्टर ए बना के दिखाओ, बस कुछ नहीं करना है। ये ऐसे है ना, इसको ऐसे पीछे किए, ये बोल दिए ये माइनस ए है, जस्ट 180 दोनों के बीच में 180 डिग्री होना चाहिए, और क्या। जरूरी नहीं ये सटा के ही ये वेक्टर ए है, बोलेगा कि माइनस ए बनाओ, तो ऐसे कर दिए, हो गया। ये है माइनस ए है, तो श्योर है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो तीर समान रखेंगे। और ये जो हेड है, टेल की जगह पे इसका हेड कर देंगे, और इसके टेल की जगह पे सॉरी इसके टेल की जगह पे यहाँ हेड और इसके हेड की जगह पे टेल कर देंगे। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि ये पलट गया है, ये यहाँ जो है ये इस तरह से पलट गया है। इसी को कहते हैं माइनस ए वेक्टर। यदि ये पी है, पी की दिशा है ऐसे, हम ये जो इधर है ये क्या हुआ, माइनस पी वेक्टर हुआ। इसका हेड इधर है, ये पी हुआ, दोनों के बीच में 180 डिग्री है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट आगे क्लास में हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल बताने और निकालने सिखाएंगे। सो थैंक यू।